तो आसमान में ईरान के ड्रोन को इजराइल मार गिरा रहा है और इधर इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी की जा रही है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। आसमान से बरस रही है बारूद की बारिश, जमीन कपा रही है और इंसानियत फिर एक बार तबाही के कगार पर है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 18वीं बारूदी लहर दाग और इजराइल ने भी जवाबी हमला बोलते हुए ईरान के दिल पर वार किया है। ईरानी हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर डर पसरा है। आसमान में ईरान से दागी गई मिसाइलों ने तबाही का मंजर दिखा दिया। ईरान ने 5 मिसाइलें दागी, नेतन्याहू को दहलाने की कोशिश की, लेकिन वो इजराइल के सीने को चीरता उससे पहले ही डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। यरूशलेम के ऊपर भी धमाके की गूंज सुनाई दी। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें फटी और इजरायली एयर डिफेंस ने दमदार जवाबी कार्रवाई की। आयरन डोम ने एक बार फिर देश को तबाही से बचा लिया, लेकिन खतरा अब भी कायम है। यरूशलेम के आसमान में जो मिसाइलें फटी वो सिर्फ धमाका नहीं था, वो एक युद्ध विचार को दर्शा रहा था। इजरायली आयरन डोम और डेविड सिंह ने इन्हें हवा में रोका, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल की एडवांस एयर डिफेंस को भेदने की कोशिश की और इसी बहाने आयरन डोम और एरो सिस्टम की कमजोरियां परखी। यानी ये हमला नहीं था, ये था इजरायली सिस्टम का टेस्ट। ईरान ने मिसाइलें दागी तो वहीं इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। इजरायली वायुसेना ने 15 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ईरान के मिसाइल लॉन्च बेस को निशाना बनाया। इस्फहान, तबरीज और पश्चिमी तेहरान में धमाके हुए। इजराइल के हाइफा से एक ईरान की तरफ ड्रोन ने उड़ान भरी तो ईरान के मशहद में आसमान पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड होते नजर आने लगे। सिर्फ मशहद ही नहीं, तबरीज, इस्फहान और पश्चिमी तेहरान में खामेनेई ने नेतन्याहू के हमलों से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। लेबनान भी इस युद्ध की आंच से नहीं बचा है। इजराइल ने नकोरा बंदरगाह पर भी बम गिराया। इजरायली हवाई हमले ने तबाही मचा दी। इजराइल का लेबनान को संकेत था कि अब फ्रंट लाइन सिर्फ सीरिया या गजा नहीं, लेबनान भी है। इस बार बारूद का जवाब बारूद से, मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जा रहा है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और हर गुजरता पल नए मोर्चे खोल रहा है। क्या ये सिर्फ संघर्ष है या किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ता कदम? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, अब ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है हमले के लिए। ईरान ने इजराइल पर आराश 1 और आराश 2 ड्रोन से हमला किया है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। बेहद घातक ड्रोन है आराश, जिसका इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने। और इस ड्रोन को दागा गया। इस ड्रोन की खासियत यह है कि जिस ठिकाने पर इसे लक्ष्य करके भेजा जाता है उस लक्ष्य को तबाह कर देता है। और यही वो ड्रोन है आराश 1 और आराश 2, जो बेहद घातक है। लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है। न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ईरान ड्रोन भी दाग रहा है। और मौजूदा युद्ध के दौर में मृदुल ड्रोन अटैक हमने देखा कि किस तरह से घातक होते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में भी। जी, और बिल्कुल ईरान की तो ताकत यही है, उसके मिसाइल और उसके ड्रोन। ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल को ज़बरदस्त तरह से इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करने के लिए, और उसमें कितना इजराइल को नुकसान हुआ है ये तस्वीर दुनिया ने देखी। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसके साथ साथ ड्रोन के मामले में भी वो सक्षम है। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी सर, ईरान मिसाइल और ड्रोन के मामले में बहुत ताकतवर है, ये दुनिया जानती है, लेकिन अब वो मिसाइल्स को थोड़ा सा कम कर रहा है इस युद्ध में देखा जाए, और अब ड्रोन को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ईरान लंबे समय तक टिकना चाहता है? बख्शी सर।
नेचुरली देखिए, ये स्टैमिना, नेशनल स्टैमिना की बात है जी। जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो लिमिटेड हैं। कोई 3000 के करीब उसका बिल्कुल मिसाइल का official। जखीरा है। अभी तक आप समझ लीजिए कोई तकरीबन 500 के करीब फायर हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादातर मिसाइल उसके लिक्विड फ्यूल मिसाइल हैं। लिक्विड फ्यूल मिसाइल को तैयारी में कोई 4-5 घंटे लगते हैं टनल से निकालने के बाद, क्योंकि इजराइल के पास एयर सुपीरियॉरिटी है, वो इन मिसाइल्स को लॉन्च के पहले बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए ईरान के मिसाइल लॉन्चेस कम हो रहे हैं। पहले दिन 200 थे, फिर 100, फिर 70, फिर 50, फिर 25 आ गए और कल 35 ठोके थे। ठीक है, तो कम जा रहे हैं लेकिन लगातार चले जा रहे हैं। इसलिए अब वो जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल भी शुरू कर रहा है। ऐसे ड्रोन्स, शाही ड्रोन्स तो नहीं कुछ कर पा रहे थे, अब उसने नए किस्म का ड्रोन इस्तेमाल किया है जो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल रहा है आयरन डोम को भेदने में। तो बात अब स्टैमिना की है। इजराइल भी थक रहा है, उसने भी सॉर्टी रेट 200 से शुरू किया था, अगले दिन 100 पे आ गया, फिर वो 75, फिर 50, 50, 50 हर रोज वो कर रहा है। ये 50 का सॉर्टी रेट भी ज़्यादा देर मेंटेन करना इजराइल के लिए काफ़ी असंभव हो रहा है। जी। तो अब देखना है कि कौन सा देश का स्टैमिना ज़्यादा होगा, ज़्यादा लास्ट कर पाएगा, स्टेइंग पावर किसकी कितनी है, ये निर्णायक चीज़ होगी। इजराइल ने कहा था कि हम कम से कम 12 से 15 दिन तक वार करते जाएंगे, आज 9 दिन हो चुके हैं, तो इसका मतलब 6 दिन बाकी हैं उनके भी एस्टिमेट के मुताबिक। और 6 दिन में वो अपनी एयर सुपीरियॉरिटी का फ़ायदा उठा के जितने ज़्यादा मिसाइल्स बर्बाद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेगा। जितना चोट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पहुंचा सकता है पहुंचाएगा। हो सकता है अमेरिका ज्वाइन करे, ये भी काफ़ी बड़ी संभावना है कि अमेरिका कुछ भी ना करे। अब प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं या वो जंग जीतना चाहते हैं। ठीक है, इस फैसले पे मुनस्सर होगा ना सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई का फेट, बट द रीजनल वॉर हो सकती है, ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकती है जी। क्योंकि अगर अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर, तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ऑयल फैसिलिटीज़ को हिट करेगा, गल्फ ऑफ हॉर्मूज में ऑयल ट्रैफिक को हिट करेगा, माइन कर देगा, ड्रोन इस्तेमाल करेगा ऑयल टैंकर्स पे, और तेल की कीमत को आसमान पे पहुंचा देगा। दुनिया में ऑयल क्राइसिस हो जाएगा और जो है इन्फ्लेशन होगी पहले, और फिर उसके बाद रिसेशन भी आ सकती है ग्लोबल इकोनॉमी में। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने ये की। होना चाहता है, उसको उसकी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचेगी।